हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट लेवल सेकंड के लिए एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। तो देखिए, अंकोर वाट एक मंदिर है, तो ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कंपूचिया यानी कंबोडिया में पड़ता है ये। उसके बाद यह श्रीलंका में है, या फिर चाइना में, या फिर म्यांमार में। तो बताइएगा कि वर्तमान समय में जो है अंकोर वाट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, वर्तमान समय में अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंबोडिया में। अब देखिएगा कि ये मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर परिसर है। कौन सा मंदिर? तो अंकोर वाट मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर परिसर है, और इसका निर्माण जो है, तो इसका निर्माण 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर का निर्माण जो है स्टार्टिंग में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर के रूप में किया गया था, जो कि बाद में बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंबोडिया। वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा कराया गया था अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और स्टार्टिंग में जो है, तो इस मंदिर का निर्माण जो है किस भगवान के रूप में किया गया था? तो भगवान विष्णु के रूप में किया गया था, और जो कि बाद में बदलकर भगवान बुद्ध के मंदिर में इसको बदल दिया गया। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया। तो बताइएगा भाई कि भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राठौर, या फिर गुर्जर प्रतिहार, या फिर चौहान, या फिर पाल। तो देखिए कि भारत में मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वृंदेश्वर मंदिर स्थित है। तो देखिए, वृंदेश्वर मंदिर पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में, या फिर दक्कन में। देखिए, वृंदेश्वर मंदिर जो है ये स्थित है तंजौर में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तंजौर। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो शाहनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई? पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है उमर खयाम के द्वारा लिखी गई, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई, या शेख खादी के द्वारा, या कौड़िक्य के द्वारा। बताइएगा भाई कि शाहनामा जो है तो किसके द्वारा लिखी गई। तो बताइए। तो देखिए, शाहनामा जो है ये लिखी गई फिरदौसी के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फिरदौसी के द्वारा। और फिरदौसी का पूरा नाम था अबुल कासिम फिरदौसी। और शाहनामा जो है तो ये फारसी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी भाषा में लिखी गई। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा सुमेलित है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेटिक विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। तो देखिए, सुमेलित ऑप्शन जो होगा तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मार्को पोलो कौन था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है अन्वेषक, उसके बाद में है वैज्ञानिक, लेखक, या प्रकाशक। तो देखिए कि मार्को पोलो जो था वो एक लेखक था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। तो निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द ट्रिब्यून,
या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या बंगाल गजेट या द यंग इंडिया? तो देखिए, प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र था बंगाल गजेट। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंगाल गजेट। अब इसका प्रकाशन जो हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 29 जनवरी 1780 को। कब हुआ था? तो बंगाल गजेट का प्रकाशन हुआ था 29 जनवरी 1780 में बंगाल गजेट का प्रकाशन हुआ था। और इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे? तो जेम्स, देख लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बंगाल गजेट के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसके संस्थापक थे बंगाल गजेट के। और ये जो है बंगाल गजेट समाचार पत्र का जो प्रकाशन सर्वप्रथम हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में और अंग्रेजी भाषा में हुआ था। मान लीजिए किस भाषा में पूछा जाता है कि बंगाल गजेट जो है किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था अंग्रेजी भाषा में। और सर्वप्रथम ये प्रकाशित कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कलकत्ता में। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 है न्यूयॉर्क में, सेकंड है दिल्ली में, उसके बाद 3rd है लंदन में, ऑप्शन नंबर 4 है दुबई में। तो देखिए कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण जो हुआ था, तो ये हुआ था दुबई में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को, या अगला वाला ऑप्शन है 9 अगस्त 1945 को, या फिर 7 अगस्त 1944 को, या 15 अगस्त 1945 को। तो देखिए अमेरिका ने जो है जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया था, उसके बाद नागासाकी पर गिराया था। तो देखिए कि अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम, तो अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। और उस बम का नाम था प्लूटोनियम बम। कौन सा बम? तो प्लूटोनियम बम। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन यह है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 1960 में, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है 1961 में, 1962 में, या फिर 1963 में। तो देखिए नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना पूछा गया है कि ये किस वर्ष की गई। तो देखिए नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई? तो ये भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। भारत और चीन के युद्ध के बाद की गई थी। युद्ध के बाद की गई थी नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना। तो ये किया गया 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद में किया गया। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो पहला वाला ऑप्शन है ILO, उसके बाद 2 है WHO, ऑप्शन नंबर 3 है यूनिसेफ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है FAO। तो बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। मान लीजिए क्वेश्चन में बनता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को।
और बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम, तो बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है यूनिसेफ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है अफगानिस्तान, उसके बाद म्यांमार, मालदीव या फिर भूटान। तो बताइएगा कि कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार देश जो है तो ये सार्क का सदस्य नहीं है। और इसके अलावा जो है चीन देश भी सार्क का सदस्य नहीं है। चीन देश भी जो है तो सार्क का सदस्य नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या फिर कावेरी नदी। तो सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है, तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है तो ये सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई मान लीजिए पूछा जाता है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? तो 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मान लीजिए क्वेश्चन में बनता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा का ज्वारीय बल, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है महासागरों में लवणता, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वी का आकर्षण बल, तथा ऑप्शन नंबर 4 है अवसादन की दर। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी का आकर्षण बल। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसे हम कहते हैं डेथ वैली, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पहला वाला ऑप्शन है अवनत घाटी का, या फिर पूर्ववर्ती घाटी का, या रिफ्ट घाटी का, या फिर अवसादन की दर का। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, तो ये उदाहरण है रिफ्ट घाटी का, जिसे हम भ्रंश घाटी के नाम से भी जानते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो मेयान ज्वालामुखी पर्वत जो है तो ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा भाई। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में है हवाई द्वीप में, चिली में, या फिर फिलीपींस में। तो देखिए मेयान ज्वालामुखी आपसे पूछा गया है कि मेयान ज्वालामुखी पर्वत ये कहाँ स्थित है। तो मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है फिलीपींस में। कहाँ पे? तो फिलीपींस में। और मान लीजिए मेयान ज्वालामुखी पर्वत पूछा जाता है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये स्थित है लुजोन द्वीप पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो बताइए कि किस जिले में जो है भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है बालाघाट और छिंदवाड़ा में, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर और अलवर में, या हजारीबाग, गया और मुंगेर में, या फिर सेलम और धर्मपुरी में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन से जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है ब्रिक फील्डर, ब्लैक रोलर, सिरोको या मिस्ट्रल। तो देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा को तो इसे कहा जाता है ब्लैक रोलर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है। तो अगला वाला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है लंदन, थेम्स नदी, पेरिस, डेन्यूब नदी, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी नदी। देखिए ये सब नदियों के नाम हैं, दिल्ली, यमुना नदी। तो बताइएगा कि लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है, पेरिस डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब बताइए कि इसमें से जो है कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कौन सा शहर जो है तो किस नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूयॉर्क मिसिसिपी। ये जोड़ा जो है तो ये जोड़ा गलत है, जबकि न्यूयॉर्क शहर जो है तो ये स्थित है हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो हडसन। यहाँ पे अगर हडसन होता, हडसन, तब जो है ये जोड़ा सही था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, न्यूयॉर्क मिसिसिपी। गलत जोड़ा आपसे पूछा गया है तो गलत जोड़ा यही हो जाएगा, न्यूयॉर्क मिसिसिपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है स्पीड मीटर, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है विंड वेन, ऑप्शन नंबर थर्ड है बैरोमीटर तथा एनीमोमीटर। तो वायु की गति सामान्यतः हम जिस यंत्र से नापते हैं तो उसे पूछा गया है क्या कहते हैं? तो वायु की गति नापने वाले यंत्र को कहा जाता है एनीमोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है किसके निर्माण में अधिक होता है? ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या वाष्पीय जहाज़ों में? तो देखिए कोयले का सर्वाधिक निर्माण होता है बिजली बनाने में, यानी कि ऊर्जा उत्पादन में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लगभग जो है 64%, लगभग जो है ऊर्जा उत्पादन में कितने परसेंट कोयले का उपयोग होता है? तो 64% कोयले का उपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक जो है उपयोग ऊर्जा बनाने में कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, बैलाडीला खादान जानी जाती है। तो बैलाडीला खादान आपसे पूछा गया है किससे जानी जाती है? सोना से, अभ्रक से, लौह अयस्क से या हीरा से? तो बताइएगा भाई कि बैलाडीला खादान जो है तो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो बैलाडीला खादान जो है ये मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें अगला वाला क्वेश्चन यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947 या फिर 10 दिसंबर 1946। तो देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948 को। और ये जो है अपनाई गई पेरिस में। कहाँ पे अपनाई गई? तो पेरिस में अपनाई गई। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में है राजस्थान और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में, तमिलनाडु और राजस्थान में। तो बताइएगा भाई कि किन राज्यों में
1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो देखिए, सबसे पहले जो है अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। कहाँ पे? तो अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था। और देखिएगा ऑप्शन में जो है 2 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया, उसके तुरंत बाद जो है आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को जो है 1959 को यह प्रणाली अपनाई गई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया, यानी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में लागू किया गया। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है केंद्र राज्य संबंध से, या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, या फिर निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, या पंचायती राज प्रणाली से। तो देखिए 73वां भारतीय संविधान संशोधन तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि अस्पृश्यता की संपत्ति का संबंध है। तो अस्पृश्यता की संपत्ति का संबंध जो है तो किससे है? अनुच्छेद 16 से, अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 18 से, या फिर अनुच्छेद 19 से। तो देखिए अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध जो है तो ये है अनुच्छेद 17 से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए सूची फर्स्ट है कि वित्त आयोग वित्तीय आपातकालीन स्थिति। अब देखिए वित्त आयोग वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा संवैधानिक संशोधन, सूची अनुच्छेद 360। अब देखिए इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। 2 वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें जो है 2 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का उचित अनुपात होता है 3:2। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो पहला वाला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, उसके बाद मोंटेक सिंह अहलूवालिया, या फिर पी चिदम्बरम, या फिर सुषमा स्वराज। तो देखिए वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो पहला वाला ऑप्शन है मणिपुर राज्य की, या फिर मेघालय की, या मिजोरम की, या त्रिपुरा की। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि मणिपुर राज्य की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? तो बाघ, शेर, चीता, या फिर तेंदुआ। तो देखिए भारत में जो है एशियाई चीता ये जंतु लुप्त हो गया है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि? तो देखिए क्यों नहीं पीने योग्य होता है? जो एकत्रित यानी इकट्ठा किया हुआ वर्षा का जल होता है
यानी आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट बाद ये पीने योग्य नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए उसमें जीवाणु और धूल होती है, यानी इस वजह से जो है ये पीने योग्य नहीं होता है, या फिर उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, या उसमें खनिज नहीं होते, या अम्लीय होता है। तो देखिए एकत्रित वर्षा जल जो है 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर पूछा गया है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो पहला वाला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर बलबल ने। तो देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी जलाया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर को मान लीजिए पूछा जाता है क्वेश्चन में किसने हटाया था, तो अकबर ने। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला ऑप्शन है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, उसके बाद में है वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो देखिए ये मंदिरों के नाम हैं और ये जो है जिलों के नाम हैं। तो कौन सा मंदिर जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मंदिर जो है तो किस जिले में नहीं है, यही पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेके मंदिर लखनऊ। ये जो है तो ये युग्म सुमेलित नहीं है, जबकि जेके मंदिर जो है तो ये कानपुर में स्थित है, लखनऊ में नहीं है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन सोना का लैटिन नाम क्या है? तो बताइएगा कि सोना का लैटिन नाम क्या है? अजेंटम, प्लम्बम, नोट्रियम, या फिर आर्यम। तो सोना का लैटिन नाम है आर्यम और इसका प्रतीक है AU। AU सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो बताइए 14 वर्ष, यानी लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, या फिर लड़कियों की आयु 15 वर्ष लड़कों की 21 वर्ष, या फिर लड़कियों की आयु 16 वर्ष लड़कों की 22, या लड़कियों की 12 और लड़कों की 16 वर्ष। तो देखिए इसमें कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु तो ये निर्धारित की गई थी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, यानी कि लड़कियों की आयु रहेगी 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है माता प्रसाद पांडे, उसके बाद सेकंड है नियाज हसन, थर्ड वाला ऑप्शन है स्वामी प्रसाद मौर्य, या फिर BL जोशी। तो देखिए जब का ये पेपर है उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे माता प्रसाद पांडे, लेकिन वर्तमान समय में विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना। मान लीजिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो सतीश महाना हैं। और इसमें जो है इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट माता प्रसाद पांडे। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। तो 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है तो किसे घोषित किया गया? विद्या बालन को, करीना कपूर को, प्रियंका चोपड़ा को, या फिर रानी मुखर्जी को। तो देखिएगा इसमें कि 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था विद्या बालन को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
और किस फिल्म के लिए? तो द डर्टी पिक्चर के लिए, द डर्टी पिक्चर के लिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने विश्व बैंक के साथ 220 मिलियन डॉलर का समझौता किया? बताइएगा कि किस राज्य ने जो है 220 मिलियन डॉलर का समझौता किया था विश्व बैंक के साथ। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है केरल ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने या फिर तमिलनाडु ने। देखिए, विश्व बैंक के साथ 220 मिलियन डॉलर का समझौता करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और ये इन्होंने 2018 में जो है ये समझौता किया था तमिलनाडु राज्य ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो पारंपरिक ऊर्जा कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो कि पारंपरिक नहीं है? तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कोयला, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, सौर किरणें या फिर पेट्रोल। तो देखिए, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है तो सौर किरणें नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशन का प्रयोग पूछा जा रहा है कि कब किया जाता है। तो सर्दी लगने पर, हैजा होने पर, मोच आने पर या फिर सैया घाव होने पर। तो देखिए, रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन है कि गार्ड का कल्फ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? देखिए, गार्ड का कल्फ जो होता है तो ये सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो डायलिन नामक एंजाइम पूछा जा रहा है कि किस में पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है या फिर अग्नाशय में या फिर लार रस में या फिर पित्त रस में। तो देखिए, डायलिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है तो ये पाया जाता है मनुष्य की लार में। कहाँ पर? तो मनुष्य की लार में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लार रस में, और ये पाया जाता है मनुष्य की लार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, द्वितीयक रंग कौन सा होता है? तो नारंगी हरा बैगनी, लाल हरा बैगनी, नारंगी नीला हरा या फिर नारंगी बैगनी नीला। तो द्वितीयक रंग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग होता है। तो देखिए, द्वितीयक रंग होता है नारंगी हरा और बैगनी। तो नारंगी हरा और बैगनी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो बताइएगा कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 14 होते हैं, 12 होते हैं, 11 होते हैं या फिर 17 होते हैं। तो देखिए, एक सप्तक में स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 12। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं या 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है? तो 1000 बाइट के, या फिर अगला वाला ऑप्शन है 10,000 बाइट के, या 1024 बाइट के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 1 किलो बाइट ये तुल्य होता है 1024 बाइट के। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि 83वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो 83वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? द सोशल नेटवर्क ने, द फाइट ने, या ब्लैक स्वान ने, या द किंग्स स्पीच ने। तो देखिए, 83वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था द किंग्स स्पीच ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या चीज़ जो है तो वो उपयोगी नहीं है। तो कृषि का यांत्रिकीकरण ये उपयोगी नहीं है, या उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, या फिर सिंचाई क्षमता में विस्तार, या जंगल काटना।
तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो देखिए निगेटिव ऑप्शन इसमें हो जाएगा जंगल काटना, ये उपयोगी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो बताइए कि कौन से सागर में जो है लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में या फिर कैस्पियन सागर में? तो देखिए सबसे अधिक लवणता पाया जाता है मृत सागर में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए सबसे अधिक लवणता पूछा गया था कि सबसे अधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में, इसमें जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यह है कि भारत में वायु प्रदूषक की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई, तो ये कौन सी घटना थी? तो MIC गैस दुर्घटना या हिरोशिमा बमबारी या ईरान में भूकंप या फिर चेरनोबिल विध्वंस? तो देखिए कि भारत में जो है वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो कि भयंकर विनाश का कारण हुई थी, तो ये घटना थी MIC गैस दुर्घटना, जो कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती थी और ये भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी तथा यह भयानक दुर्घटना तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा जो है गैस रिसाव हुआ था? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 MIC गैस दुर्घटना। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि, तो क्यों बढ़ने लगी हैं, ऐसा क्या हुआ है? तो देखिए बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ी है या नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं या फिर अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है या वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है? तो देखिए गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है, इसका कारण यह है कि नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का है कि बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप राज्य से या अरुणाचल प्रदेश से या असम से या छत्तीसगढ़ से? तो देखिए बिहू नृत्य जो है तो ये भारत के असम राज्य से है, यानी बिहू का संबंध जो है तो असम राज्य से है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।